गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हमको पढ़ना है, जिसका नाम है नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो सबसे पहले चैप्टर के थीम को समझ लेते हैं। जैसे हर चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो स्पेशली बेटा इस चैप्टर में हमको मेडिवल इंडिया के, जैसे मेडिवल इंडिया का हम लोग देख रहे थे पहले एम्पायर कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है, फिर क्राफ्ट्समैन कैसा था, टाउन्स कैसे थे, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 6 तक। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है जो चीज़ें हमने पहले नहीं पढ़ी थी, उसको छोड़ दिया था हमने। जैसे ट्राइब्स हो गए, लोकल पीपल जो होते हैं, नोमड्स हो गए। नोमड्स मीन्स होता है, हम कह सकते हैं माइग्रेटिंग पीपल, जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं झुंड में। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग भेड़ चराने वाले लोग होते हैं या जानवरों का बहुत सारा झुंड लेके एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। और सेटल्ड कम्युनिटीज मीन्स क्या होता है कि ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है और आकर के कहीं किसी नदी के किनारे या कहीं पे जहाँ उनको सही से सारी चीज़ें मिल गई उनके हिसाब से, तो वहाँ पे वो लोग बस जाते हैं। तो क्या समझे आप लोग? बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है कुछ ट्राइब्स के बारे में, कुछ जनजातियों के बारे में, जो ना तो किसी एम्पायर से बिलोंग करती थी और ना ही किसी विशेष जाति या धर्म को मानती थी, ठीक है। इसके बाद नोमैड्स के बारे में और सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। नोमैड्स मीन्स क्या होता है, भटकते रहने वाले लोग जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। सेटल्ड कम्युनिटीज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और पढ़ना कहाँ का है, तो मेडिवल इंडिया का। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर स्पेशली हम लोग बात करेंगे मेडिवल इंडिया के बारे में। उस टाइम पे कैसे नोमैड्स थे, कौन सी ट्राइब्स थी और कौन से सेटल्ड कम्युनिटीज थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय होता है, आप सबको पता होगा। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है, कह सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी कि जनजातियाँ पाई जाती हैं। ट्राइब्स मीन्स क्या होता है, जनजातियाँ। आपको भी पता है ना, जिनका कोई आधार कार्ड, कोई ऐसा स्पेशल पहचान नहीं होता है, ना ही उनकी कोई जाति धर्म होती है, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में ट्राइब्स पाए जाते हैं। सेकेंड ओनली टू अफ्रीका, और दूसरा देश जो है वो केवल और केवल अफ्रीका है। तो क्या समझे आप लोग? इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पे है आपका केवल और केवल अफ्रीका। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 77 मिलियन ट्राइबल्स इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 77 मिलियन ट्राइबल्स हैं, यानी कि 77 मिलियन ट्राइब्स रहती हैं भारत में। मोस्ट ऑफ देम आर इन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड इन नॉर्थ ईस्ट। अब ज़्यादातर ये ट्राइब्स रहती कहाँ पे हैं, तो बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी किनारों पे या साइड्स में, ठीक है। दे आर आल्सो इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। अब बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहाँ रहते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में भी रहते हैं। इन मेनलैंड इंडिया ट्राइबल्स आर नोन एज आदिवासीज। आदिवासी नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो जो मेन लैंड है इंडिया का, मुख्य भूमि है, यहाँ पे लोग क्या किस नाम से जानते हैं इन ट्राइबल्स को? आदिवासी कहते हैं ना। आदिवासी, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, हम लोगों से डिफरेंट होते हैं। तो मेन लैंड में इंडिया के क्या उन्हें बोला जाता है? आदिवासी। Many decades have passed since the independence of our country. In this period, we have made remarkable progress as a nation, but the tribals and Adivasis are yet to be absorbed into the mainstream of society. इतना मैंने एक साथ क्यों पढ़ा, तो आप समझ लीजिए, आपको भी समझ में आ रहा होगा, आई होप। बहुत सारे साल बीत गए, ठीक है, बहुत दिन हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लगभग 75 ईयर्स हो गए।
और इस पीरियड में हम लोगों का जो राष्ट्र है वो काफ़ी डेवलप हुआ, आपको भी दिखा होगा। और पहले क्या थी चीज़ें, आप अगर पहले की चीज़ों को मूवी के अकॉर्डिंग या समाचार पत्रों का पहले का आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा पहले कैसी लाइफ थी और आज कैसी ह्यूमन लाइफ हो गई है या कैसे सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो गया है। तो हम लोगों में या हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ट्राइब्स हैं, जो ये जनजातियां हैं, इनके लाइफ स्टाइल में या इनके जो इनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं। आगे देखेंगे, they are still marginalized and their way of living is also different from the rest of the people। आज भी वो क्या हैं, अलग हैं लोगों से, और उनके रहने का तरीका, उनके जीवन जीने का तरीका सबसे अलग है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि राष्ट्र तो हमारा बहुत डेवलप हो गया, लेकिन ये जो आदिवासीज हैं, ये जो कह सकते हैं ट्राइब्स हैं, इनका लाइफ स्टाइल नहीं चेंज हुआ है, ये हर एक सुख सुविधा से अभी भी दूर हैं। दिस ऑफन मेक्स देम मिसअंडरस्टूड शेड्यूल, ठीक है। इसकी वजह से, चूँकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है। आपने जंगलों में देखा होगा बहुत सारे अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं कि पेड़ों की पत्तियों को पहने रहेंगे, जानवरों के बॉडी पार्ट्स को पहने रहते हैं, ढंग से कपड़े नहीं पहनते हैं, हथियार लेकर के दौड़ते रहते हैं ना, जानवरों का मांस खाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में अभी आगे भी पढ़ेंगे और आपको पता भी होगा। तो चूँकि इनके जीवन जीने का तरीका अलग है, इसलिए अभी भी ये हमारे समझ से परे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म used for purpose of administrating certain specific constitutional privileges, protection and benefits of specific sections of peoples considered historically disadvantaged and backward। अब यहाँ पे जिसको नहीं दिखेगा वो अपनी बुक ओपन रखे रहे, सब लोग पेज नंबर 67 ओपन रखेंगे, तभी वो लोग लाइन टू लाइन देख करके समझ सकते हैं। इसमें क्या बताया गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जैसे ये जो ट्राइबल पीपल्स होते थे, स्टार्टिंग से ही ये इतना ज़्यादा रिसेसिव क्यों रहे, ठीक है, या डिसएडवांटेज या बैकवर्ड हम कह सकते हैं, पीछे क्यों रह गए, या बहुत ज़्यादा इनको किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल पाया, विशेष अधिकार नहीं मिल पाया इनको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहले एम्पायर्स हुआ करते थे, वहाँ पे अभी आप आगे पढ़ोगे कि उनका कुछ सिस्टम हुआ करता था, जाति वाला सिस्टम होता था कि इस जाति को ज़्यादा सम्मान देना है, और कोई मिडिल कास्ट है तो कोई हाई कास्ट है, ठीक है, ऐसे कुछ होता था। लेकिन ये जो जनजातियाँ होती थी, ये किसी भी जाति या किसी भी रूल को मानने के लिए तैयार नहीं होती थी, और यही रीज़न होता था कि इनका हमेशा जो एम्पायर से हमेशा लड़ाई हो जाती थी, कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, झगड़े चलते थे, और इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता था, ठीक है। क्या हो जाते थे, ये बैकवर्ड या डिसएडवांटेज हो जाते थे, इनको जंगलों में भटकना पड़ता था, अपने रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, ये किसी के शासन के अंडर नहीं रहते थे, और अभी भी नहीं है, ठीक है, ये किसी के अंडर नहीं रहते हैं। इन क्लास 6 हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, वी हैव लर्नड अबाउट वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता है, कहते नहीं वर्ड विचार, ठीक है, विच मेक द सोशल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, जिसने सामाजिक ढांचे को और भी ज़्यादा कठिन कर दिया था, ठीक है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। ये जो वर्ण विचार था, ये जो वर्णा सिस्टम था, ऐसा क्यों, आप लोगों को भी समझ में आया होगा क्लास 6 में ही, और यहाँ भी हम समझ लेते हैं। इट कंप्राइज द ब्राह्मण्स एट द टॉप ऑफ द हिरारिकल ऑर्डर। हिरारिकल ऑर्डर मतलब जो होता है, आपको पता है ना कि वंशानुक्रम होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कि जो ब्राह्मण्स होंगे, ये सोसाइटी में इनको टॉप प्लेस मिलेगा, ये सबसे हाईएस्ट है ना। कहीं ना कहीं आपको आज भी देखने को मिलता है, विलेजेज में तो स्पेशली ब्राह्मण्स को सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है। और ब्राह्मण के फिर बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, सबको हिरारिकली मीन्स होता है कि पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिस्टम चला आए, ये बदले ना, ठीक है। तो उनका हिरारिकल, जैसे ब्राह्मण का बेटा है तो उसी को सबसे हाई माना जाएगा, ब्राह्मण को सोसाइटी में सबसे हाई प्लेस मिलता था। दूसरा है फॉलोड बाई क्षत्रिय, एंड दूसरा स्थान था बेटा क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय को। तीसरा वैश्य,
एंड चौथा सबसे लास्ट था शूद्र, सबसे नीचे थे, सबसे पिछड़ी जाति इनको मानी जाती थी। तो क्या समझे आप, ये वर्ण सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो इन चारों सिस्टम्स को, मतलब ये जो वर्ण विचार है, ये जो जातिगत प्रणाली है, इसको ट्राइब्स नहीं मानते थे। ये किसी भी राजा के अंडर में नहीं रहना चाहते थे, ये इन सारी चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करते थे। और यही रीज़न है कि इनको कैसी लाइफ जीनी पड़ती थी, नोमैडिक लाइफ। ठीक है, इनमें से कुछ हम कह सकते हैं कि ट्राइब्स और नोमैड्स जो होते हैं, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। बस नोमैड्स वो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, एंड सेटल कम्युनिटी जो कहीं पे जा कर के अस्थायी रूप से बस जाते हैं। आगे देखेंगे। However, in the periphery, there were some societies which remained untouched by such developments. और इसी बीच में कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ थी, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इन सारी चीज़ों से, इन सारे डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग थे। They were the tribal societies। और वो कौन थे? ट्राइबल सोसाइटीज़ थे। वो इन लोगों से, इन सारी चीज़ों से वो लोग दूर थे, नहीं मानते थे इन सारी चीज़ों को, और इसीलिए उनको हम क्या कहें? ट्राइबल सोसाइटीज़। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एन इनग्रेविंग ऑफ राजपूत ऑफ राजस्थान डेटेड 1876। यहाँ पे देखिए राजपूत जो होते थे, आपको पता है ना, पहले भी ये भी बड़े माने जाते थे। जैसे ब्राह्मण के बाद राजपूत का ही स्थान होता था। तो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ इंडिया में पहले पहले क्या था, जब मुगल्स नहीं थे तो उसके पहले कुछ दिन तक ज़्यादातर राजपूत ही शासन करते चले आ रहे थे। ठीक है, और वो राजपूत क्या होते थे? क्षत्रिय होते थे। आपने ये भी पढ़ा था, वो अपने आप को भगवान की संतान बोलते थे, खुद को गॉड बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो आपने क्या समझा अभी तक? ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या हैं, नोमैडिक पीपल क्या हैं, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे लोग हैं जो वर्ण विचार के अंतर में नहीं आते, ना तो ब्राह्मण कैटेगरी, ना तो क्षत्रिय, ना तो वैश्य, ना ही शूद्र। ठीक है, सबसे अलग हैं और किसी भी एम्परर की बात को नहीं मानते, किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर कोई शासन कर रहा है। दैट्स वाई दे आर डिसएडवांटेज एंड बैकवर्ड। वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जो कि आज हमारे राष्ट्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, फिर भी क्या है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जा रहा है अभी, बट उतना ज़्यादा जैसे कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है उस तरह से वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं। अब पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, इन जनजातियों का समाज कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Two parallel societies at all times existed side by side. ठीक है, वन दैट वॉज सेंट्रल टू द सोसाइटी, दैट वॉज द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। द अदर वॉज अ मोर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप दैट रिमेन्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मेन सोसाइटी, एंड दैट वॉज ऑफ ट्राइबल्स हु लिव्ड अवे फ्रॉम द मेन हैबिटेशंस ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। दीज पीपल लिव्ड इन डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन, हिल्स, डेजर्ट्स एट्सेट्रा। ध्यान से सुनिएगा। टू पैरेलल सोसाइटीज़। ठीक है, पैरेलल किसे कहेंगे हम लोग? आमने सामने या अगल बगल। ठीक है, तो दो सोसाइटीज़ रहती थी हर समय, आज भी हैं, मेडिवल टाइम में भी थी, एंड हम कहेंगे एंशियंट टाइम में भी थी। तो दो पैरेलल सोसाइटीज़ रहती थी। कैसे बेटा? एक तो वह सोसाइटी जो सेंट्रल टू द सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है, जहाँ पे नॉर्मल पीपल आप देखते थे, सारा चीज़ टाउनशिप देख रहे थे, है ना, ट्रेड सिस्टम देख रहे थे, या बहुत सारा एम्पायर सिस्टम, विलेजेस, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं ऑलरेडी और आपको पता है। जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, ये क्या है? एक मेन सोसाइटी है। तो ऐसे ही मेडिवल इंडिया में या सारे टाइम में हमेशा क्या होता था? एक मेन सोसाइटी होती थी और एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता था, एक अलग होते थे कुछ लोगों का ग्रुप जो कि अलग रहते थे, इन कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। इन सारी चीज़ों में, मतलब जो भी वर्ण विचार है या जो भी राजा का साम्राज्य है, उन सारे चीज़ों से दूर एक अलग सोसाइटी रहती थी। इन सारे हैबिटेशंस से दूर कहाँ रहते थे? ना तो वो गांव में रहते थे, ना तो वो टाउन्स में रहते थे। वो लोग रहते थे घने जंगलों में, पहाड़ों पर। ठीक है, और रेगिस्तान में जा कर के। ऐसे ही बहुत ही हम कह सकते हैं नोमैडिक लाइफ है, साथ ही साथ बहुत ही खराब जीवन शैली है उनकी। वो सही सारे सुख सुविधाओं से दूर हैं, बहुत दूर दूर और सर्कमस्टेंसेज में रह रहे थे। तो उनकी सोसाइटी क्या है? अलग है। क्या समझे आप लोग? दो सोसाइटी सब जगह सब टाइम पे रह रही हैं, हर एक टाइम पे है। एक सोसाइटी तो वो जो मेन सोसाइटी है, और एक दूसरी सोसाइटी जो मेन सोसाइटी से दूर है। ठीक है, वो कहाँ रह रही है? जंगलों में, पहाड़ों पर और रेगिस्तान में। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, इसको रिवाइज करिएगा।
सेकेंड है विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे खेती बाड़ी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब कृषि का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ा। द कल्टिवेबल एरिया केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग एंड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट कंसिक्वेंटली केप्ट रिड्यूसिंग। अब क्या हुआ, जो खेती पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेत तो बढ़ नहीं रहा, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जंगलों को काट काट करके लोग खेत बनाने लगे और इसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया क्या हो गया बेटा, कम होने लगा। दिस आल्सो लेड टू एन interaction of the forest people or the tribals with the villagers. Sometimes these interactions led to conflict, but most of the time it was a interdependence. अब क्या होता है, जब गांव के लोग या शहरों के लिए कोई भी लोग जंगल को काटेंगे, और जंगल में कौन रह रहा है, ये ट्राइबल पीपुल रह रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता था, कभी कभी ट्राइबल्स का, इन जनजातियों का गांव के लोगों से सामना हो जाता था। और सामना होने में सबसे ज़्यादा क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बीच में झगड़े होने लगते थे। और क्या होता था, हर समय अधिकतर क्या होता था, इंटरडिपेंडेंसी शो होती थी, स्वतंत्र रहते थे। वो तो स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अब उनको फॉरेस्ट मिला है, उसको भी आप खेत बना रहे हो, तो फिर उसमें उनकी गलती नहीं है। और यही सब रीज़न होता है कि कभी कभी वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा कि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, खेती बाड़ी की ज़मीनें नहीं बढ़ रही थी, तो लोग क्या कर रहे थे, जंगलों को काट काट करके खेत बनाना शुरू किए। और यही रीज़न है कि उनका आदिवासियों से सामना होता था और इस टाइम पे झगड़े भी होते थे। अब यहाँ इन्फो कैप्सूल हम लोग देख देते हैं, छूट गया था। While the national literacy rate stands at around 75%, ठीक है, मिजोरम हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ 92% एंड नागालैंड हैज 81% अकॉर्डिंग टू 2008, ठीक है, सेंसेक्स। अगर हम जनगणना की बात करें, ठीक है, जनगणना जो हुई थी 2001 वाली, उसमें राष्ट्रीय लिटरेसी रेट जो था, शिक्षा हम कह सकते हैं, लिटरेसी मीन्स आपको क्या होता है, साक्षरता दर होता है, ये क्या था बेटा, 75% था, जिसमें मिजोरम का जो लिटरेसी रेट था वो 92% था, नागालैंड का 81% था, ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार। तो ये आपको कहीं पे लिख लेना है कि 2001 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर क्या थी, 75%, जिसमें ये दो राज्यों को हाईलाइट कर दिया गया है। मिजोरम का था 92% ज़्यादा है, नागालैंड का 81% उससे थोड़ा कम है। तो हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता था, विलेजर्स और इन ट्राइबल्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफन एक्सचेंज देयर घी, हनी, वुड, ठीक है, मेडिसिनल हर्ब्स एटसेट्रा फॉर ग्रेन्स, कॉटन, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी एंड फर्नीचर ऑफ द विलेजर्स। अब आपने देखा कि ज़्यादातर क्या हो रहा था, गांव वालों का इन ट्राइबल से सामना हो रहा था। तो ज़मीन के लिए कभी कभी तो झगड़े होते थे, एंड कभी कभी क्या होता था, अगर उनसे कोई सही से ट्रीट करता था, तो ये जो ट्राइबल्स थे, ये जो कम्युनिटीज़ थी, ये लोग गांव के लोगों से चीज़ों की अदला बदली करते थे, ठीक है। जैसे क्या हुआ, वो वहाँ पे जानवर हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो उनको हनी मिलेगा, उनको घी मिलेगा, उनको मांस मिलेगा, जानवरों से मिलने वाली चीज़ें, साथ ही साथ लकड़ी मिलेगा, मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, तो इसको वो क्या करेंगे, गाँव वालों से बदल लेंगे। होता नहीं, आज भी लोग एक्सचेंज करते हैं, आप मुझे एक पेन दे दो, मैं आपको एक पेंसिल दे दूँ, है ना, इस तरह से। और बदले में उनको क्या मिलता था, गांव वालों से बर्तन हो गया, ज्वेलरी, फर्नीचर, ठीक है, या गांव में जो चीज़ें उपलब्ध थी वो चीज़ें उनको मिलती थी, उसके बदले में वो जंगल की चीज़ें उन लोगों को देते थे। तो इस तरह से क्या हम समझ रहे हैं, यहाँ पे भी म्यूचुअलिज्म थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है हमको। साइंस का टर्म है, आप लोग उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। This economic interdependence also led to the assimilation of cultures, customs, and deity ceremonies of tribals into the main society. इससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत ट्राइबल्स पीपल्स में उनका इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हुआ। जैसे चीज़ों की अदला बदली कर रहे हैं, तो कुछ सुविधाएं तो उनको थोड़ी बहुत मिल रही हैं, और वो लोग भी अपने अलग अलग टाइप के त्यौहार मनाते थे अपने, जैसे मैरिज सेरेमनी हुआ या कुछ भी अपने खुशी को जाहिर करने के लिए कुछ सेरेमनीज वगैरह करते थे। और कभी कभी विलेजेज में भी या लोगों के, नॉर्मल पीपल के लाइफ में भी वो एंटर करते थे। आगे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है और इन सारे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है।
द ट्राइबल सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव लाइंस। जो ट्राइबल सोसाइटी थी जो, ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिव और कोऑपरेटिव लाइंस के टाइम पे ही ऑर्गेनाइज हुई थी। द ट्राइबल्स वेर बाउंड टुगेदर बाई किंगशिप टाइज। These ties could have consisted of small and big clans. There existed a head of the tribe who was chosen collectively by the tribe for his powers and intellect. अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, मैंने बताया आपको कि ये किसी राजा महाराजा उन सब के अंडर में नहीं थे, ना ही किसी जातिगत सिस्टम में थे। तो क्या होता था, ये लोग स्वतंत्र थे। इन लोगों पे क्या होता था, ये क्लैन वर्ड जो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब होता है एक बड़ा परिवार, कुटुंब जिसे कह सकते हैं। तो एक बहुत लोगों का ग्रुप होता था, एक बड़ा सा परिवार होता था, या 2-4 परिवार मिल करके क्या करते थे, एक साथ मिलते थे, और उनमें से एक हेड होता था, एक मुखिया चुना जाता था। जैसे आपने देखा होगा कबीले का सरदार, पुरानी मूवीज देखे होंगे या कोई ट्राइबल्स वाले अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक सरदार होता है और वो क्या करता है, सारी चीज़ों का डिसीजन वगैरह करता है ना, उसके हाथ में बहुत सारे पावर रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे हुआ ये आपको पता है। उनमें एक जो परिवार का मुखिया होगा, एक हेड होगा, बाकी उनके अंडर में सारे लोग रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर कोई रूल चलेगा, कोई दबाव रहेगा, सब लोग फ्री होते थे और अभी भी होते हैं। आल लैंड वॉज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाई द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ नहीं थी कि जो केवल एक लोग के अंडर में थी। जो सारी ज़मीन है या जो भी प्रॉपर्टी है वो उस कम्युनिटी के, जैसे है ना, मैंने कहा एक मुखिया हुआ, मुखिया ही नहीं, इवन जितनी भी फैमिली है, जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, सारे लोग उस प्रॉपर्टी का बराबर से यूज कर सकते थे। ठीक है, जो भी खेती बाड़ी ज़मीन है उस चीज़ का यूज वो लोग कर सकते थे, सब लोग मिलके। आगे देखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज। इन ट्राइबल सोसाइटीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मुख्य लक्षण क्या था, तो देखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो ट्राइबल कम्युनिटीज की कुछ विशेष बातें थी, इनके अंदर कुछ विशेष लक्षण थे जो कि इनको हमेशा हमेशा कास्ट सिस्टम सोसाइटी से अलग करते थे। फॉलोइंग और सम ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज। कुछ जनरल फीचर्स हैं इनके, पढ़ लेते हैं क्या है। रिलेशनशिप बाइंड द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो रिलेशनशिप था वो मतलब जो भी मेंबर्स थे, एक जो इनकी ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या था, इन सारे लोगों में रिश्ता होता था और बहुत अच्छा रिश्ता होता था, जिससे वो लोग आपस में जुड़े रहते थे, कभी भी इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। अनलाइक द वर्नस एंड जाति बेस्ड सिस्टम, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ हायरार्की अमंग ट्राइबल्स। अब जैसे वर्ण सिस्टम है या जाति सिस्टम था ये जो हमारे यहाँ, तो उसके तरह नहीं था, इनके अंदर कोई हायरार्की नहीं थी कि जैसे जो मेन मुखिया है तो मुखिया का बेटा ही मुखिया होगा, आगे किसी और को चुना जा सकता है वोटिंग के थ्रू। जैसे आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, तो स्टार्टिंग में ये आपने देखा कि इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या था, डेमोक्रेटिव था एंड कोऑपरेटिव लाइंस के थ्रू था, कि मतलब ये लोग स्वतंत्र होते थे और मिलजुल करके सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन करते थे। सारी चीज़ों का हम कह सकते हैं सारे मेंबर्स, जो भी कम्युनिटी है उसके सारे मेंबर्स के साझेदारी से ही कोई डिसीजन होता था या मुखिया चुना जाता था। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि लोगों में रिलेशनशिप होता था, वो लोग आपस से मिलजुल करके रहते थे, बहुत अच्छा था कम्युनिटी के लोगों का सब कुछ। साथ ही जाति सिस्टम या वर्ण सिस्टम के मतलब की तरह इनमें हिरारिकल ऑर्डर नहीं चला आता था कि मुखिया का बेटा मुखिया होगा या ऐसा कुछ। हमेशा क्या होता था, मुखिया को चुना जाता था। और आपको ये भी पता है कि जमीन या जो भी प्रॉपर्टी है उसका सब लोग मिलकर यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड बिलोंग्स टू द एंटायर कम्युनिटी। जो ज़मीन होती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी, वो सारे कम्युनिटी को बराबर से मिलती थी। वेरी बेसिक सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उनके पास जैसे पैसा कमाने का या रुपए पैसे का, धन दौलत का बहुत कम जानकारी थी, उनको बहुत ज़्यादा लालच नहीं होता था। और अभी भी ऐसा है कि वो इकोनॉमी के पीछे चले, हम फैक्ट्री लगा दें, हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम यहाँ पे चले जाएं, हम कुवैत चले जाएं धन कमाने। तो अभी भी नहीं है ट्राइबल्स के अंदर ये चीज़, उनके पास इकोनॉमिक्स का बहुत कम नॉलेज होता है। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ रिलीजन। धर्म जाति को वो लोग बहुत कम समझते हैं और इसमें वो लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो आपने क्या समझा, ट्राइबल सोसाइटी जो होती थी इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था, बहुत फ्री होते थे, डेमोक्रेसी होती थी इनके अंदर स्टार्टिंग से ही और अभी भी है।
कोई एम्पररशिप नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। और लोगों में रिलेशनशिप होता था जिससे वो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। जातिगत सिस्टम की तरह कोई ऐसा नहीं था कि जो मुखिया का बेटा है मुखिया होगा, या कुछ भी जो हेड है वही हेड रहेगा। हर किसी को समान अधिकार था और हर किसी को बराबर का अधिकार मिलता भी था, ठीक है। कोई भी मुखिया बन सकता था, बस उसको सारे मेंबर पसंद करें और चूज करें, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मल गवर्नमेंट स्टेट सिस्टम का एब्सेंस था। ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया था कि कोई भी बहुत कठोर न्याय प्रणाली या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रूड सिस्टम नहीं था उन लोगों में, और अभी भी नहीं है कि सरकार का रूल है यहाँ पे, नियम कानून कायदे ये सारी चीज़ें नहीं थी। जो ज़मीन होती थी वो सारे कम्युनिटी को बराबर से मिलती थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का उनको बहुत कम नॉलेज था, और जाति धर्म इन सारी चीज़ों को वो लोग बहुत कम मानते थे, लगता है मानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। तो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे ना ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, 2 पॉइंट और है, इसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया के ट्राइबल्स के बारे में। तो देखते हैं द tribes thrived on the resources that they obtained from forest, and thus their occupations included hunting, gathering, pastoralism एंड एग्रीकल्चर। आपको पता है कि उनको इकोनॉमी का बहुत कम नॉलेज था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत दूर दूर भागते नहीं थे, फैक्ट्री नहीं लगाते थे। तो वो क्या करते थे, दूर दूर रिसोर्स को लेने कहीं नहीं जाते थे। जो भी रिसोर्सेज फॉरेस्ट में उपलब्ध हैं, जैसे रेगिस्तान में रह रहे हैं तो रेगिस्तान में है, या पहाड़ पे रह रहे हैं तो पहाड़ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसी का वो लोग यूज करके अपनी जीविका को चलाते थे। तो यही रीज़न है कि उनका जो मुख्य व्यवसाय होता था, मेन ऑक्यूपेशन होता था, या अभी भी है, बार बार मैं था बोल रही हूँ तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ट्राइबल्स आज भी हैं बेटा, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, तो आज भी है एंड थे भी उस टाइम पे भी, चूंकि इसमें मेन हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर से बता दे रही हूँ कि जो भी ट्राइबल्स थे उनका मेन रिसोर्स क्या होता था, जो भी चीज़ें जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी चीज़ों का वो लोग यूज करते थे। और यही रीज़न है कि उनका मुख्य व्यवसाय जो है हंटिंग, ठीक है, शिकार करना हो गया, चीज़ों को कलेक्ट करना, खेती बाड़ी करना, यही क्या था उनका मुख्य व्यवसाय था। Some tribals were nomads and practiced shifting agriculture and were primarily pastoralists। कुछ जो थे, कुछ ट्राइबल्स जो थे नोमैड्स थे, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते थे हमेशा। और इस तरह से उनको कौन सी चीज़ का प्रैक्टिस ज़्यादा हो गया था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स होता है जैसे वो खेती बाड़ी एक जगह पे कर रहे हैं तब तक करेंगे, फिर जब वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रह जाएगी तो फिर क्या करेंगे, कहीं और चले जाएंगे। क्लास 5th में आप लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े होंगे। तो इतना समझिए जैसे वो कहीं पे है, जंगल काट के कहीं पे खेती करना स्टार्ट कर रहे हैं, करते जाएंगे, जब वो जगह नॉन फर्टाइल हो जाएगी फिर उस जगह से वो लोग अपनी एग्रीकल्चर को और कहीं शिफ्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं। And were primarily pastoralists, moving from place to place for the requirement of fodder and water for their animals. The Banjaras were the most important tribal nomadic community which we know of in medieval times. अब देखिए, जो हम कह सकते हैं कि कुछ ट्राइबल्स जो थे वो नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते थे, तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो आपको पता है ये क्या होता था। इसके अलावा वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते क्यों थे, तो बेटा इसका रीज़न था कि उनके पास बहुत ज़्यादा जानवर होते थे, और उन जानवरों को खाना देने के लिए, जैसे प्रॉपर फोडर जिस जगह पे वो रह नहीं मिल रहा है, उनको वाटर नहीं मिल पा रहा है, उनको सही से शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही रीज़न होता था उनका एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। अब मेडिवल टाइम से ही बात करें तो बंजारे जो हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, एक फेमस ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जिसको हम लोग देखते हैं और अभी भी हैं, ठीक है। डेजर्ट एरियाज में ज़्यादा बंजारे पाए जाते हैं और मेडिवल टाइम से ही ये एग्जिस्टेंस में है। तो हम लोगों ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया, ये होते क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, एंड चैप्टर की थीम क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को पहले वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं ट्राइबल्स इन मेडिवल इंडिया के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और पूरी तरह से रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।